Hello everyone, this is the last video of your geography class 9th only for ICSE board, and in this we will be covering the last unit, that is natural regions of the world. So after this your whole geography will be completed on reduced syllabus, which is applicable for this year only, means 2020-21 examinations only. After this geography we will be starting with history. Civics we have already completed, so we will start with history. So in this chapter these are the topics which will be covered. So as an introduction, in this we will be starting about the climate, weather. So climate is actually a long term pattern of weather in particular area. Weather can change from hour to hour, day to day, month to month, or even year to year. So climate is a long term pattern of weather. जैसा हमारा वेदर है, अगर उसको लॉन्ग टर्म में एक पर्टिकुलर एरिया में लगातार कैसा चलता है, कैसा वहाँ का वेदर रहता है. फॉर एग्जांपल अगर हम कश्मीर की बात करें तो हमें पता है कि वहाँ पर ठंडक रहती है. सो वहाँ का क्लाइमेट क्या है, ठंडा है. सो दैट इज़ क्लाइमेट. बट वेदर इज़ अबाउट कि कब बारिश हो गई, कब धूप निकल आई, आरली, डेली, मंथली क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. नॉर्मली अगर आप बात करें तो आपका जो नॉर्थ इंडिया है उसमें ठंडक रहती है कंपैरेटिवली टू साउथ. सो नॉर्थ इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है. बट वेदर क्या है, वेदर डेली में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आरली, कभी हवा चल रही है, कभी बारिश पड़ रही है, कभी धूप निकल रही है, दैट इज वेदर. सो आर रीजन्स वेदर पैटर्न यूजुअली ट्रैक्ड फॉर एटलीस्ट 30 ईयर्स. तो एक वेदर पैटर्न जो कि 30 साल तक ट्रैक करा जाता है उसी को ही क्लाइमेट कहते हैं. क्लाइमेट मीन्स द यूजुअल कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर. यानी क्लाइमेट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि वहाँ की कंडीशंस क्या क्या है, जैसे कि टेम्परेचर वहाँ पर कैसा है, ह्यूमिडिटी, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, रेनफॉल, या फिर बाकी और कोई एलिमेंट्स, मेट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स, मतलब कि बाकी वेदर रिलेटेड एलिमेंट्स उस एरिया में अर्थ के सरफेस पर लॉन्ग टाइम तक कैसे रहे हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लाइमेट में आ जाती हैं. अगर सिंपली बोला जाए तो क्या है, इन सिंपल टर्म्स क्लाइमेट इज़ द एवरेज कंडीशन फॉर अबाउट 30 ईयर्स. ये ऊपर भी हमने पढ़ा था. क्लाइमेट एंड वेदर आर डिफरेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेदर इज़ डे टू डे कंडीशन इन द एटमॉस्फेयर. ये भी चीज़ हमने भी ऊपर एक लाइन में देखी. सो बेसिकली क्लाइमेट जो है वो आपकी अर्थ पे ट्रॉपिकल, डेजर्ट, या फिर ड्राई, टेम्परेट, पोलर, या फिर मेडिटेरेनियन नाम से जाने जाते हैं. सो इफ विल टॉक अबाउट द पोलर क्लाइमेट कैसा है, हैज़ लॉन्ग वेरी कोल्ड विंटर्स एंड शॉर्ट समर्स. तो लॉन्ग है, वेरी कोल्ड, हद से ज़्यादा ठंडी विंटर्स रहती हैं और शॉर्ट समर्स हैं. टेम्परेट, इसमें 4 सीजन्स होते हैं. जैसे काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि टर्की या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में टेम्परेट क्लाइमेट ही रहता है. इंडिया की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, जो कि आप क्लास 10th में क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर उसमें अच्छी तरीके से समझ जाएंगे. डेजर्ट, यहाँ पर 2 क्लाइमेट हैं, 1 और 2 सीजन, नहीं दो नहीं, दो, एक या दो सीजन्स होते हैं यहाँ पर, जैसे सऊदी अरेबिया या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़. ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स क्या है, जहाँ पर वार्म टेम्परेचर एंड ओनली 2 सीजन्स, वेट एंड ड्राई. वेट और ड्राई सीजन रहते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या है आपके पास, अमेजोन रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील में जो है. मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कैसा क्लाइमेट होता है, जो कि यूजुअली हॉट होता है एंड ड्राई होता है समर्स में, और कूल और वेट होता है आपका विंटर में, यानी कि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होती है विंटर में. एन एग्जाम्पल ऑफ द कंट्री विद अ मेडिटेरियन क्लाइमेट इज स्पेन. इसका ये एक एग्जाम्पल भी है. सो दिस इज योर ग्लोब. अकॉर्डिंग टू दिस दीज आर द climates which are given, and according to the shades you can see. If we'll talk about India, you can see many shades. So India is having many type of you can say seasons. इंडिया में सीजन बहुत सारे, हर तरह के सीजन है, हर तरह की जगह है, इसलिए इंडिया इज शेडेड विद दीज मैनी थिंग्स. बाकी आप वर्ल्ड में देख सकते हैं कहाँ पर किस तरीके का क्लाइमेट रहता है. एज पर दिस फिगर इज शोइंग यू दैट जो आपका 30 डिग्री नॉर्थ तक का एरिया होता है वहाँ पर हॉट जोन, यहाँ पर गर्म रहता है. 45 डिग्री, 30 से 45 डिग्री ये जो एरिया है यहाँ पर कंपैरेटिवली वार्म जोन है. ये आपका एरिया आ जाता है आपका 60 डिग्री या फिर 66
0.5 नॉर्थ में ये जो एरिया आ जाता है आपका कूल जोन आ जाता है, और ये जो आ जाता है यानी कि 60 से 90 तक, या फिर 66.5 नॉर्थ से लेके 90 तक, ये एरिया आपका आ जाता है आपका कोल्ड जोन। तो ये पूरा एक आपका जो इक्वेटर से लेके 90 डिग्री तक पूरे अर्थ में कैसे कैसे टेम्परेचर कहाँ का रहता है वो बताया गया है। स्टडी ऑफ क्लाइमेट गिव्स a generalized idea of associated aspects like vegetation, animals, soils, lives और लैंडफॉर्म्स ऑफ अ रीजन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइमेट से हमें क्या पता चलता है, एक जगह के क्लाइमेट से हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे वेजिटेशन, वहाँ पे कैसे एनिमल रहते होंगे, वहाँ पर सॉइल कैसी होगी, और वहाँ का लैंडफॉर्म्स क्या होंगे। यानी यार कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमें ऐसा लगेगा कि शायद वहाँ पे डेजर्ट एरिया, या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो यानी कि वहाँ पे बर्फीले पहाड़ हों। तो ये एक जनरलाइज आइडिया पता चलता है वहाँ के क्लाइमेट को पता करके। तो ये जो रीजन्स हैं ये हमारे मेन टॉपिक हैं इस चैप्टर के। ये इतने सारे रीजन्स होते हैं पूरे अर्थ पे। रीजन्स का मतलब कि वो एरिया कैसा होता है, यहाँ पर बारिश पड़ती है नहीं पड़ती है, यहाँ पर और धूप रहती है, आप में डेजर्ट है, या फिर यहाँ पर पानी ज़्यादा है। तो इस तरीके रीजन्स डिवाइडेड हैं पूरे वर्ल्ड के। बट आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल मॉनसून ही इस साल के लिए है। आपकी बुक्स में शायद ये सब भी डिफाइन होंगे, बट ये इस बार आपके कोर्स में नहीं है। सो यू हैव टू रीड अबाउट इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल मॉनसून ओनली। सो स्टार्टिंग विद द ट्रॉपिकल रीजन्स, जिसको ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट भी कहा जाता है। देखिए इसमें वेट आ रहा है, या रेन फॉरेस्ट यानी कि यहाँ पर बारिश होगी, इससे हमें इतना पता चल रहा है। ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन्स, देखिए इक्वेटोरियल अगर लिखा हुआ है तो यानी आपके इक्वेटर के आसपास की बात होगी। तो नाम से हमें दो चीज़ें पता चलेंगी, इक्वेटर के आसपास की बात कर रहे हैं हम, और जगह कैसी होगी जहाँ पर बारिश पड़ रही होगी। तो देखिए लोकेशन क्या है, ये इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ या फिर 5 डिग्री साउथ की तरफ का रीजन जो है वो उसे कहते हैं हम इक्वेटोरियल रीजन। टिपिकल इक्वेटोरियल क्लाइमेट फीचर्स आर एक्सपीरियंस बिटवीन 2 डिग्रीज एंड 8 डिग्री नॉर्थ। और जो इसके टिपिकल फीचर्स हैं वो लेकिन आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे, 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री नॉर्थ में आपको बेसिकली मिलेंगे। वाइल स्विंगिंग द प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर टी लगा लीजिए, अफेक्ट्स द रेन बेल्ट बिटवीन 10 डिग्री टू 10 डिग्री साउथ। यानी कि जो इस एरिया में प्रेशर बेल्ट यानी हवा की जो बेल्ट हैं, जैसे वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज होती हैं, वो आपकी प्रेशर बेल्ट्स होती हैं। वो जो बेल्ट्स हैं उससे इफेक्ट कहाँ तक आपको पता चलेगा, 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक। तो कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब ये है कि इक्वेटर के इस पर्टिकुलर रीजन 5 डिग्री तक के रीजन को इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है। बट ये आप एक्सपीरियंस कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 2 से 8 डिग्री तक आप एक्सपीरियंस करते हैं नॉर्थ की साइड। बट इन ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं जो मूव करती हैं उनकी वजह से आपको ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक मिलेगा। यानी ये आपका इक्वेटर रहा तो ये 10 डिग्री और ये 10 डिग्री का जो एरिया हो गया, इसमें आपको इक्वेटोरियल रीजन इस तरीके क्लाइमेट आपको मिलेगा। एरिया इसमें कौन कौन से आ जाते हैं एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, ये सारे एरिया जैसे कि अमेजोन रिवर बेसिन जो कि साउथ अफ्रीका में है, कॉन्गो रिवर बेसिन, और ये अफ्रीका में जूनिया कोस्ट इन अफ्रीका, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस आइलैंड इन साउथ एशिया, वेस्टर्न कोलंबिया एंड सम आइलैंड्स इन वेस्ट इंडीज़। इन सारे एरियाज़ जो हैं ये सारे इसी में आते हैं। ओके। टेम्परेचर यहाँ पर क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है, इक्वेटोरियल रीजन्स आर लोकेटेड मोस्टली विद इन 5 डिग्रीज टू 10 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ। यानी ये जो रीजन्स हैं इक्वेटोरियल रीजन्स बेसिकली 5 से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में मिलेंगे। तो ये देखिए इक्वेटर के पास होने की वजह से नाम ही इक्वेटोरियल है, तो जाहिर सी बात है इक्वेटर के पास ही हैं। तो इक्वेटर के पास अगर हैं तो सन की रेज वहाँ पर डायरेक्ट हैं पूरे साल। तो अगर पूरे रात साल अगर डायरेक्ट रेज हैं तो इसका मतलब वहाँ पर इक्वल डे और नाइट होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्लांटिंग रेज नहीं है कि कम ज़्यादा दिन रात हो, यहाँ पर डायरेक्ट रेज हैं, इस वजह से आपका इक्वल डे नाइट होंगे।
टेम्परेचर भी यहाँ पर हमेशा थोड़ा ज़्यादा रहता होगा, जैसे 18 डिग्री टेम्परेचर लगभग रहता है, लेकिन एवरेज के बेसिस पे अगर आप देखें तो लगभग लगभग 24 से 28 डिग्री आपको टेम्परेचर यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब क्या हुआ कि सबसे गर्म महीना और सबसे ठंडे महीने के अंदर जो फ़र्क होगा वो लगभग 2 से 3 डिग्री ही मिलेगा आपको। यानी कि मान लीजिए सबसे ज़्यादा जो गर्म महीना रहा वहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर था, तो सबसे ज़्यादा ठंडा महीने में लगभग लगभग 27 26 27 डिग्री रहा होगा। तो इतना फ़र्क होता है टेम्परेचर में। और ड्यूरेनल रेंज क्या है, यानी ये वो रेंज होती है जो एक दिन में कितना टेम्परेचर में फ़र्क मिलेगा। यानी कि सुबह को अगर 30 डिग्री था तो रात तक कितना होगा, तो इनका कहने का मतलब है 5 से 8 डिग्री, यानी 25 या फिर 22 डिग्री लगभग लगभग सुबह में अगर इतना टेम्परेचर है तो रात में लगभग लगभग इतना मिलेगा। तो यहाँ पर जो एनुअल रेंज है कंपैरेटिवली कम है, और यहाँ पे दिन की जो रेंज है पूरे दिन में जो टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। यहाँ पर ह्यूमिडिटी आपकी हाई रहती है। प्रेशर विंड्स आपको पहले भी चैप्टर में आपने पढ़ा है, इक्वेटर के पास जो प्रेशर विंड्स चलती हैं, ये वाली अगर इक्वेटर है और यहाँ इस पूरे एरिया में और इस पूरे एरिया में जो प्रेशर विंड्स चलती हैं उसे डोल्ट्रम्स या फिर काम भी कहते हैं, बेल्ट्स ऑफ काम। तो यहाँ पर वही प्रेशर विंड्स आपको मिलेंगी। अब बात आ जाती है प्रेसिपिटेशन कैसा है। प्रेसिपिटेशन दीज एरिया नोन फॉर हैवी कन्वेक्शनल जनरल रेनफॉल, यानी कि हैवी रेनफॉल होती है जो जनरली, क्योंकि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि आपके रिलीफ रेनफॉल भी होती है, आपकी साइक्लोनिक रेनफॉल भी होती है। तो कन्वेक्शनल जो जनरली आप एक्सपीरियंस करते हैं नॉर्थ इंडिया में, वैसी रेनफॉल जो होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल में आती है। Terrestrial rain is experienced in the afternoon at 4 o'clock and is generally accompanied by lightning and thunder। यानी कि लगभग 4 बजे करीब यहाँ पर आप काफ़ी तेज़ बारिश और साथ ही साथ जिसके लाइटनिंग हो और थंडर हो वो आपको मिल सकती है। लगभग लगभग यहाँ पर 200 सेंटीमीटर की एनुअली रेनफॉल होती है। तो ये मैप है जिसमें दिखाया गया कि इक्वेटोरियल टाइप कौन कौन सी, ये जो एरिया है जहाँ पर आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ये सब इक्वेटोरियल रीजन्स ही हैं। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट थिंग। अब ट्रीज़ के बारे में बताया गया। ट्रीज़ देखिए कौन कौन से होते हैं। इसमें शर्ब्स, कैनोपी ट्री, इमर्जेंट लेयर, यानी काफ़ी बड़े लंबे जो पेड़ होते हैं इमर्जेंट लेयर कहते हैं उन्हें। जो काफ़ी डेंस फैले हुए होते हैं उन्हें कैनोपी कहते हैं। अंडर स्टोरी लेयर, छोटे पेड़ों को अंडर स्टोरी लेयर कहा जाता है। इसके अलावा शर्ब्स जो छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल इस तरीके के, और इसके बाद हर्ब्स आ जाते हैं। फॉरेस्ट फ्लोर, यानी कि ज़मीन पर जो होते हैं उन्हें इसमें हर्ब्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट फ्लोर के अंदर आते हैं। बेसिकली ये एक नॉर्मल ट्री स्ट्रक्चर है, ये अगर आप लोगों की बुक्स में भी दिया हुआ होगा। ये क्यों बताया गया है इससे पता चलेगा नेक्स्ट टॉपिक में कि ये क्यों बताया गया। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट वाले एरिया की। They do not experience any season as there is a little change in range of temperature। यानी कि यहाँ पर कोई भी सीज़न में आपको चेंज नहीं मिलेगा क्योंकि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। सारे के सारे ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लंबे, ब्रॉड लीव्ड वाले और एवरग्रीन होते हैं और बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। ऑलमोस्ट कंटिन्यूस कैनोपी, यानी लगातार कैनोपीज़ होती हैं जो घिरे हुए आपके पेड़ होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लीव्स होती हैं, वो होते हैं लगातार। और इसी की वजह से, कैनोपीज़ की वजह से ही जो सनलाइट आती है वो ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाती। सिर्फ और सिर्फ 1% जो सनलाइट होती है ग्राउंड तक पहुंचती है। कोस्टल स्वाम्स कौन से एरियाज होते हैं? कोस्टल रीजन्स जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो, यानी वो रीजन जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। लोअर वैली, कोई से भी ऐसी वैलीज जो जहाँ पर आपका रिवर सिस्टम उनसे मिलता हो। टाइडल रिवर्स, जहाँ पर टाइड्स दिन में आते हों। मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जिनकी रूट्स जो है पानी के अंदर हो। ठीक है, तो बेसिकली कौन सा एरिया होता है, इस तरीके के होते हैं। आपने कई बार डिस्कवरी वगैरह में भी देखा होगा कि पेड़ हैं और वहाँ पे पानी है, पेड़ों की जड़ें जो हैं वो पानी में हैं। इस तरीके के एरियाज़ होते हैं। इसमें कौन कौन से ये जो हैं आपको पेड़ मिलेंगे जो कि एक्सपेंसिव फर्नीचर के बनाने काम आते हैं, और इसके अलावा इस तरीके के पेड़ आपको
मिलेंगे जिनकी अच्छी खासी कमर्शियल वैल्यू यानी कि महंगे होते हैं। ये रीजन्स कैसे हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। क्यों है बैकवर्ड? क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरह एरियाज में रहने का कोई हिसाब किताब नहीं हो पाता है, तो बहुत कम लोग जो कि जंगलों में रहते हैं, हंटर्स होते हैं, वही यहाँ पर मिलेंगे। और इनमें से कुछ लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी एक जगह पर एग्रीकल्चर करा, फिर उसको काट दिया, जला दिया, फिर दोबारा कर दिया, जिसे झूमिंग एग्रीकल्चर भी करते हैं, उस तरह एग्रीकल्चर में इंगेज रहते हैं। यहाँ के ट्री जो है प्योर स्टैंडिंग यानी प्योर सीधे सीधे खड़े हुए नहीं है, लंबे होते हैं पर खड़े हुए बिल्कुल सीधे नहीं होते हैं। यहाँ पर जैसे मलेशिया में इस तरह की जगह पर प्लांटेशन क्रॉप जो कि रबर है वो भी करी जाती है, कल्टीवेट। यहाँ पे लोग किस तरीके से रहते हैं ये देखिए। यहाँ पे एक इसका एग्जाम्पल है आपकी किताब में कि कॉन्गो बेसिन एक जगह है, अफ्रीका जारिया रीजन है, उसमें लोग रहते हैं जिनको लैंड ऑफ पैगमीज भी कहते हैं। ये पैगमीज कौन से लोग हैं? प्रिमिटिव यानी पुराने, छोटी हाइट वाले, जिनकी एवरेज हाइट लगभग लगभग 1 मीटर के आसपास होती है, उनका वेट लगभग 40 किलो के आसपास होता है। इस तरह ये लोग होते हैं। ये लोग होते हैं नॉमेडिक। नॉमेडिक मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने वाले, यानी कि माइग्रेट करते रहते हैं। इनकी ज़िंदगी स्थिर नहीं होती है, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते रहते हैं। स्मॉल विलेजेस होती हैं जिससे 10 से 15 फैमिलीज होती हैं। इसमें जो ये अपने हाउस होते हैं वो बनाते हैं ब्रांचेस से, ट्री की ब्रांचेस से, रिवर के पास बनाते हैं, और कभी कभार ट्रीज़ के ऊपर भी बनाते हैं जिससे पॉइजनस स्नेक्स या फिर इंसेक्ट से बच पाएँ। ये कम से कम कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहाँ पर हॉट क्लाइमेट है, और ये अपने शरीर को ढकने के लिए एनिमल स्किन्स का इस्तेमाल करते हैं, लीव्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्रांचेस का इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट के से नीस तक के लिए लीव्स और ब्रांचेस का इस्तेमाल करते हैं। और ये किस चीज़ पर डिपेंड रहते हैं? ये हंटिंग पर, फिशिंग पर, वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स, इन सब पर डिपेंड रहते हैं। ये दे आर हाईली स्किल्ड इन हंटिंग। बो एंड एरो और स्पेयर जो है वो इनका मेन हंटिंग वेपन रहता है। ये आंट्स ईट करते हैं, इंसेक्ट्स, बीज, हनी, ये सब चीज़ें भी ईट करते हैं। एनिमल्स को छोड़ के ये सब चीज़ें भी खाते हैं, यानी बड़े एनिमल्स को तो खाते ही खाते हैं, इसके अलावा ये चीज़ें भी ये खाते हैं। ये बनानाज इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। दे डू नॉट कीप डोमेस्टिक एनिमल्स, इनके डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं रखते हैं। ये स्ट्रांग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, फेयरलेस होते हैं, चालाक होते हैं। और ये लाइफ और डेथ, जैसे हम लोग बिलीव करते हैं कि लाइफ और डेथ पर, वैसे ही बिलीव नहीं रखते हैं। और ना ही ये किसी रिलीजन पर बिलीव रखते हैं, पर ये डेविल्स पर बिलीव रखते हैं, फिर बुरी आत्माओं पर, शैतान पर, उस चीज़ पर ये बिलीव रखते हैं। लाइफ इन मलेशिया, ऐसी मलेशिया में जो एरिया है, जो इस एरिया में आता है वो कैसा है? ये वो एरिया है जहाँ पर रबर कल्टीवेशन होता है, जो कि एक्सपोर्ट करा जाता है काफ़ी सारी कंट्रीज़ को, और फूड, क्लोथिंग और बाकी नेसेसिटीज़ जो हैं वो इंपोर्ट करी जाती हैं। रॉयल प्लांटेशन जो कि इंट्रोड्यूस करा गया था इस एरिया में, पेनिनसुला यानी कि मलेशिया के एरिया में, ब्रिटिश द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था। और ये लेबर लेकर आए थे इंडिया से, स्किल्ड लेबर। यहाँ की जो लोग हैं यानी लेबर्स हैं वो कॉलोनीज़ बनाई, उन्होंने रहना स्टार्ट करा। और इसके साथ साथ जहाँ पर ये एग्री कल्टीवेशन कर रहे थे वहीं पर रहना स्टार्ट करा, और वहाँ पर इन्होंने एमिनिटी यानी कुछ फैसिलिटीज़ अपने लिए बना ली, स्कूल्स, शॉप्स, बैंक, इस तरह की फैसिलिटीज़ इन्होंने बना ली। जो ये अपने हाउस बनाए हैं इन्होंने, ये CI से, इस शीट रूफ से, इस तरीके की शीट रूफ होती है जो आपने फैक्ट्रीज पे देखी होगी, कोरुगेटेड आयरन, उससे इन्होंने अपने घर की छतें बना रखी हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और ये इकोनॉमिकली डेवलपमेंट भी इनका होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये इस वीडियो में एक्स्ट्रा हो गया है, ये आपके इस साल के कोर्सेज में नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, तो इससे आप जस्ट देख सकते हैं, नोट करने की ज़रूरत नहीं है जिन बच्चों को इस साल एग्ज़ाम देना है। ये पूरा का पूरा आपके इस साल के कोर्स में नहीं है, तो इतना जो पार्ट है जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम देंगे 9th क्लास का, उनको नोट नहीं करना है। अब ट्रॉपिकल डेजर्ट यहाँ से आपको नोट करना है दोबारा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में है। सो इनकी लोकेशन कौन सी है? दुनिया भर के ज़्यादातर डेजर्ट इसी एरिया में आते हैं। कौन से एरिया में? जहाँ पे लैटिट्यूड 15 से 30 डिग्री नॉर्थ या फिर साउथ का है, यानी 15 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री से 30 डिग्री साउथ। सो जो भी एरिया
परमानेंट ट्रेड विंड्स के वेस्टर्न साइड में है, मेनली वो एरिया इसमें आता है। इसके अलावा जो एक्सेप्शन है वो है सहारा डेजर्ट, जो कि यहाँ पर है। सहारा डेजर्ट भी इसी के अंदर आता है, which extends from west coast right across the continent into southwest Asia. This is because the trade winds blowing from northeast to southwest shed their moistures to the east and the western margins are left dry. देखिए ये जो टेक्निकल चीज़ है इसमें आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रेड विंड से रिलेट करता है। ये रीजन सिर्फ और सिर्फ आपको इतना देखना है कि ये जो येलो एरिया है ये सब जो है डेजर्ट एरिया में, ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया में आता है। बेसिकली ये बात आपको याद रखनी है। अब इसका ट्रेड विंड से कैसे इफेक्ट पड़ता है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, सिर्फ और सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि ये एरिया है डिग्रीज, और ये आपका सहारा डेजर्ट एक एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि ट्रेड विंड जो ब्लो हो रही है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, वो अपना ज़्यादातर मॉइस्चर ईस्ट साइड में ही ड्रॉप करती हैं, ठीक है, और वेस्टर्न मार्जिन जो है वो ड्राई रह जाता है। इस वजह से सारा डेजर्ट इसके अंदर आता है। सो एरियाज रीजन्स, सहारा के बारे में हमने देख लिया, अरेबियन, ईरानियन, थार डेजर्ट जो कि इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट ये वाला है, कालाहारी डेजर्ट एंड निम्बिया डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, कैलिफोर्निया एंड मैक्सिको डेजर्ट, ठीक है, ये सारे डेजर्ट्स आते हैं। जो येलो से पेंटेड है यहाँ पर वो सारे इन्हीं डेजर्ट एरियाज को ही कवर करा गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे देखिए डेजर्ट है तो इस वजह से यहाँ पे इंसोलेशन यानी कि सन रेज जो आ रही हैं डायरेक्टली जो हमें मिल रही हैं हमारी ज़मीन को, वो काफ़ी ज़्यादा है, उसी को हम इंसोलेशन कहते हैं। इसी वजह से टेम्परेचर भी काफ़ी हाई रिकॉर्ड करते हैं आप। यहाँ पर कोई इवेपोरेशन नहीं है, इसी वजह से कोई क्लाउड्स नहीं है। क्यों नहीं है इवेपोरेशन और क्यों कोई क्लाउड्स नहीं है? क्योंकि वाटर वेपर्स ही नहीं बन पाते, इस वजह से नहीं होता। पानी नहीं है तो वो इवेपोरेशन नहीं होगा और इसी की वजह से क्लाउड्स नहीं बनेंगे। हाईएस्ट डे टेम्परेचर आर रिकॉर्ड इन द डे एंड द लोएस्ट टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड इन द नाइट। यानी ये कैसी जगह है जहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर आप दिन में नोट कर सकते हैं और लोएस्ट टेम्परेचर आप रात में नोट कर सकते हैं। इसी की वजह से जो दिन की जो रेंज है टेम्परेचर की, ड्यूरेनल दिन में जो टेम्परेचर में चेंज होता है, द हाईएस्ट इन द डेजर्ट रिकॉर्डेड एज 41.7 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक दिन में ही, एक दिन के अंदर अंदर टेम्परेचर में इतना चेंज आपको मिल सकता है। ठीक, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 55 डिग्री आपका दिन में था, ठीक, और बाद में आपने रात हो गई और रात में उस टाइम टेम्परेचर हो गया सिर्फ 15 डिग्री, तो 40 डिग्री का चेंज आपको 40 डिग्री का चेंज आपको मिल गया, ठीक है, जो नॉर्मली आपको कहीं और देखने नहीं मिलता है। ये सब हो क्यों रहा है इतना चेंजेस? क्योंकि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ क्लाउड की वजह से, एब्सेंस ऑफ क्लाउड की वजह से, जो आपकी डायरेक्ट सनलाइट के आने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता भी बहुत तेज़ी से, और क्लाउड नहीं होते हैं तो इस वजह से जो आपकी रेडिएशंस हैं यानी गर्मी है वो जाती भी बहुत तेज़ी से। इसी वजह से ये जो दिन का टेम्परेचर ड्यूरेनल रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है यहाँ पर। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एनुअल रेंज। जो एनुअल रेंज यानी कि आपका वार्मेस्ट मंथ और कोल्डेस्ट मंथ के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो लगभग 17.22 डिग्री तक आपको मिलेंगे। यहाँ पर डस्ट स्टॉर्म्स जो है वो कॉमन होते हैं। प्रेसिपिटेशन यानी बारिश किस तरीके की होती है? स्कैंटी यानी बहुत कम, लगभग 12 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ह्यूमिडिटी लगभग 10% रहती है, पर ये इंक्रीज हो सकती है नाइट में। यहाँ पे ड्यू टू इंटेंसिव हीटिंग अट्रैक्ट्स स्ट्रिंग विंड्स, लो प्रेशर क्रिएटेड। और यहाँ पर इंटेंसिव बहुत ज़्यादा हीटिंग की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। आप जानते हैं कि जहाँ पर भी टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर कौन सा प्रेशर क्रिएट होता है? वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, और लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये विंड को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, नॉट स्ट्रिंग, इट्स स्ट्रॉन्ग। एवरेज टेम्परेचर इन समर कितना रहता है? 29 डिग्री सेल्सियस, और विंटर में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस रहता है एवरेज टेम्परेचर। डेजर्ट प्लांट्स लाइक ज़ायरोफिटिक प्लांट्स who can withstand high temperature for longer period with no rainfall। और यहाँ पर प्लांट्स कौन से होते हैं?
ज़ाइरोफिटिक प्लांट्स, ये वो प्लांट्स होते हैं जो लंबे समय तक बिना पानी के ड्राउट्स कंडीशन में भी स्टैंड कर सकते हैं, इन्हें पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कैक्टस। देखिए ये वो सारे प्लांट्स हैं, इस तरीके के प्लांट्स। इनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं, टफ होते हैं, निडल शेप लीव होती हैं। निडल शेप लीव इस वजह से क्योंकि जो पानी का जाना आना है, फ्लो ऑफ वाटर है, उसको कम कर पाएँ, इसलिए सीधे सीधे हैं, पानी का फ्लो सीधा सीधा होता है, निडल की तरह होता है, डायरेक्टली पानी पहुंच पाए। इस वजह से पानी की रिक्वायरमेंट जो फ्लो है इसमें कम रहती है और ये ज़्यादा लंबे टाइम तक रह पाते हैं। रूट्स जो होती हैं इनकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे से भी ये पानी निकाल पाए, इस वजह से। क्रॉप्स यहाँ पर आपको कौन सी मिलेंगी? हॉट ड्राई क्रॉप्स कैन बी कल्टिवेटेड ओनली इफ इरीगेशन इज अवेलेबल, यानी आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ वाटर गिविंग टू द प्लांट्स, दैट इज इरीगेशन, वो अगर अच्छी तरीके से अवेलेबल है तभी आप कर सकते हो। दिस इज ऑप्टेन फ्रॉम ओआसिस। ओआसिस वो जगह होती हैं जिस भी फॉरेस्ट में कोई सा वेट एरिया जहाँ से आपको पानी मिल सकता है उसको ओआसिस कहते हैं, या फिर रिवर या फिर डैम अगर आसपास कहीं पर है और आपने कैनाल्स का नेटवर्क बना दिया है, उन जगहों से आपको इरिगेशन मिल सकता है। इजिप्ट में नाइल, नाइल एक रिवर है, आप जानते भी होंगे। नाइल सपोर्ट करती है लगभग 25 मिलियन लोगों की ज़िंदगी को, और नाइल रिवर और नाइल वैली है जिस एरिया में लगभग 25 मिलियन की पॉपुलेशन है। और डेल्टा आप जानते हैं जहाँ पर इस तरीके से रिवर्स बहुत सारी डिवीजन होता है, उस एरिया को डेल्टा कहा जाता है, माउथ ऑफ रिवर करके। तो यहाँ पर आप कॉटन, राइस, वीट, बार्ले, जिसे जौ भी कहते हैं, बीन्स, फलियाँ, इन सब की आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। व्हेन नाइल इज़ फ्लडेड इन समर, जब नाइल में फ्लड आ जाता है समर में, वाटर इज कॉट इन बेसिन विच लेड टू फील्ड फॉर इरीगेशन, तो वो उस पानी को एक जगह पर बेसिन में कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको बाद में इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसी चीज़ को बेसिन इरिगेशन भी कहते हैं। यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं हॉट डेजर्ट्स में? बुशमैन इन कालाहारी, कालाहारी जो एरिया है उसमें बुशमैन रहते हैं। बुशमैन कौन से हैं? नोमैड्स, यानी कि वही मूव करते रहते हैं, चेंज करते हैं अपना शेल्टर फॉर न्यू पास्चर, यानी कि ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड का मतलब है यानी इनके पास कोई ना कोई एनिमल्स रखते होंगे, डोमेस्टिक एनिमल, जिन्हें ये ग्रेजिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती होगी, उस चीज़ के लिए ये अपने शेल्टर के लिए और पास्चर पास्चर लैंड के लिए जगह चेंज करते रहते हैं, पानी की तलाश में जगह चेंज करते रहते हैं। डू नॉट पोजेस परमानेंट लैंड साइट्स फॉर कल्टीवेशन, ये अपने पास परमानेंट लैंड साइट्स नहीं रखते कल्टीवेशन की। हंटिंग फ्रूट्स, रूट, ट्यूबर्स, यानी ट्यूबर्स क्या है? द शॉर्ट थिक राउंड पार्ट ऑफ सम प्लांट्स विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड, यानी कि जैसे कि आपके उसमें भी होते हैं, पोटैटोस में भी ट्यूबर्स होते हैं, ज़मीन के नीचे शॉर्ट थिक पार्ट होते हैं जो खाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ज़िंदा रहते हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर ये ज़िंदा रहते हैं। और वाइट आंट्स, वाइट आंट्स इनका फेवरेट फूड है, इसी वजह से वाइट आंट्स को वहाँ पर बुशमैन राइस भी बोला जाता है। ये रॉ मीट या फिर हाफ कुक्ड मीट जो कि ओपन फायर में रोस्टेड करके बनाया जाता है उसे खाते हैं। ये स्मॉल विलेज में जिससे 12 से 15 फैमिलीज़ होती हैं जिसमें उसमें रहते हैं। ये इस केव्स में यानी कि आपकी गुफाओं में या फिर ग्राउंड के अंदर होल करके भी रहते हैं। कैसी ड्रेस पहनते हैं? ये एनिमल की स्किन की ड्रेस पहनते हैं, और ये कुछ नहीं पहनते हैं कब? समर्स में नहीं पहनते हैं। माइग्रेटरी लाइफ, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। कप्स का जो इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए वो ऑस्ट्रिच के एग्स से बने हुए होते हैं। बो एंड एरो, स्पेयर, नाइफ, स्टिक्स, ये का इस्तेमाल करते हैं खोदने के लिए या फिर हंटिंग के लिए। ये कई दिनों तक बिना खाने के ज़िंदा रह सकते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और ये विश्वास रखते हैं ईविल स्पिरिट्स में। और ये बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरीके से बैकवर्ड भी हैं। द लाइफ ऑफ Bedouins ऑफ सहारा डेजर्ट इज सिमिलर टू द बुशमैन ऑफ कालाहारी। Bedouins कीप कैमल्स एंड आर बिट मोर एक्सपोज टू आउटसाइड वर्ल्ड, यानी बेडियंस कौन है? जो सहारा डेजर्ट में रहते हैं, और इनकी भी लाइफ बुशमैन की तरह ही है, बट ये अपने साथ कैमल्स रखते हैं और ये आउटसाइड वर्ल्ड यानी बाकी दुनिया को थोड़ा बहुत जानते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, लाइफ ऑफ फेलिहन इन नाइल डेल्टा, यानी नाइल डेल्टा में रहने वाले लोग। इस डेल्टा की आपको बात कर रहे थे, जैसे इस तरीके से रिवर दिखाई गई थी। ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, ये इजिप्ट है, ये इजिप्ट आ गया। इजिप्ट में ये पर्टिकुलर एरिया डेल्टा है। यहाँ पर एलुवियल सॉइल है, इसमें पानी अच्छा खासा है,
थ्रो इट हैज़ ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, यानी कि ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी अच्छा खासा है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल विलेज, लगभग बहुत सारी इस छोटी छोटी विलेज डेल्टा रीजन में, और फार्मर्स को वहाँ पर क्या कहते हैं, फेलेंस कहते हैं। इनकी एक सेटल्ड लाइफ होती है और ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर में इंगेज हैं। ज़्यादातर हाउस होल्ड जो है रहने वाले लोगों के पास अपना खुद का एक फार्म्स हैं, जिनका लगभग एवरेज साइज 1 हेक्टेयर तक का है। फार्म्स को ये छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड करने के बाद इरीगेट करते हैं कनाल्स के थ्रू, जो कि नाइल से कनेक्टेड हैं। ठीक, कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। लोकेशन क्या है, ट्रॉपिकल रीजन्स वेयर ड्यू टू डिफरेंशियल हीट एंड ऑफ लैंड एंड वाटर a complete seasonal reversal of wind takes place. Wet winds from CSEA है यहाँ पर in summer and dry winds from land blown in winter, land and sea breeze। कहने मतलब क्या है, ये वो एरियाज़ हैं ट्रॉपिकल मानसून, जो इंडिया में भी यही है ट्रॉपिकल मानसून। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर लैंड एंड सी ब्रीज होती हैं। लैंड एंड सी ब्रीज का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका इंडिया है, तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में ये एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो जितनी भी विंड्स होती हैं आसपास, वो यहाँ से अंदर अट्रैक्ट होती है, इसे सी ब्रीज कहा जाता है। उसी के तरह जब ठंडे आती हैं तो यहाँ से शिफ्ट होके इस तरफ आपका, यानी पानी की तरफ आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, इस वजह से यहीं पर ही आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो आपकी सारी विंड जो है अब लैंड की तरफ से जाएंगी, तो उसे क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। ठीक, तो ये कंप्लीट रिवर्सल है विंड का, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्लाइमेट जो है उस एरिया का, उस कंट्री का चेंज होता है। तो ये इसमें कौन कौन से एरिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, साउथ चाइना, फिलीपींस, और बाकी एरिया जो 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ में है, इंडिया 8 से 32 डिग्री तक आता है। ये सारा एरिया जो है आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट को फील करता है, ट्रॉपिकल मानसून को। अदर एरियाज एक्सेप्ट एशिया एक्सपीरियंस ओनली मानसून टेंडेंसीज, यानी एशिया के अलावा बाकी जितना भी एरिया उनको मानसून टेंडेंसी यानी कुछ चीज़ें मानसून की फील होती हैं। सच एरिया एग्जिस्ट इन द ट्रॉपिकल, और वो एरिया कौन कौन से हैं, अफ्रीका वाले हैं, साउथ वेस्ट कोस्ट वाले, और कुछ एरिया हैं। यानी कि ट्रॉपिकल टेंडेंसीज तो हैं, लेकिन प्रॉपर क्लाइमेट वहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर टेम्परेचर इंडिया की ही बात करिए आप, 27 से 32 डिग्री रहता है, और 15 डिग्री के आसपास रहता है आपका ठंडों में। एवरेज रेंज फ्रॉम, यानी एनुअल रेंज इसका क्या है, 12 से 17 डिग्री। अगर आप खुद की बात करें, 30 डिग्री अगर आपके जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर है, तो ठंडों की अगर आप बात करें तो ठंडों में आपको मिल जाएगा 15 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर मिलता है। तो इसकी एवरेज रेंज क्या है, 12 से 17 डिग्री पर डिफ़र रहती है। इसके अलावा ये किस चीज़ पर डिपेंड है, ये डिपेंड करता है किस लोकेशन में आप रह रहे हैं। यानी अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो साउथ में रहेंगे तो वहाँ पर इतना एनुअल रेंज नहीं मिलेगा, नॉर्थ में रहेंगे तो एनुअल रेंज मिलेगा। तो बेसिकली ये सब चीज़ें उस एरिया पर डिपेंड करती हैं। ड्यूरिंग विंटर द एवरेज टेम्परेचर में वेरी फ्रॉम 10 to 26 डिग्री सेल्सियस डिपेंडिंग ऑन मैनी फैक्टर्स। इसी तरीके से विंटर्स में भी जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो 10 से 26 डिग्री तक अप डाउन हो सकता है, बट ये भी काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा एनुअल रेंज बेसिकली होता क्या है, उसको एक बार दोबारा यहाँ पर बता दिया गया है। द डिफरेंस इन द मीन टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट एंड द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। प्रेशर एंड विंड्स, यहाँ पर प्रेशर एंड विंड्स कैसा है, लैंड एंड सी ब्रीज हैं क्रिएटिंग लो प्रेशर ऑन लैंड इन समर। इन विंटर द लैंड इज कूल बट द सराउंडिंग सी आर स्टिल was as there is low pressure over the sea are still was creating low pressure on sea। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये अगर इंडिया है तो जैसे कि आपको बताया कि जब गर्मियाँ होती हैं तो आपका प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर, तो सारी की सारी विंड्स इसकी तरफ मूव करती हैं। ठीक, तो इससे आ गया आपका सी ब्रीज। ठीक, ठंडों में क्या होता है, प्रेशर आपका पानी के एरिया में क्रिएट होता है, लो प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर अब पानी में ज़्यादा है तो अब विंड्स ऐसे करके चलती हैं। ठीक है, इसी को सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, और यही यहाँ पर बोला गया है
कि लो प्रेशर कहाँ का क्रिएट हो। यहाँ पर समर्स में लो प्रेशर यहाँ है, विंटर्स में लो प्रेशर यहाँ है, पानी की तरफ है। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन इंडिया में आप देखिए समर्स, विंटर्स और रेनी सीजन एक्सपीरियंस करते हैं। समर्स मार्च टू मई, विंटर नवंबर टू फरवरी, और रेनी सीजन आपका जून टू अक्टूबर चलता है। और ये जो पूरी की पूरी रेन है वो इन विंड्स पर ही डिपेंड करती है, जिन्हें हम मॉनसून विंड्स कहते हैं, क्योंकि ये मॉनसून को लेकर आ रही हैं। वेजिटेशन यहाँ पर कैसा है, वेजिटेशन ये डिपेंड करता है कहाँ पर कैसी बारिश है। यहाँ पर हर तरीके की आपको कल्टीवेशन मिल जाएगा, और वो जितनी भी स्पीसीज़ हैं ये सब डिपेंड कर रही है कहाँ पर कितनी बारिश पड़ रही है। यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ मिल जाएंगे। माउंटेन एरियाज़ में अलग ट्रीज़ मिलेंगे आपको, साउथ एरिया में काफ़ी रेन होती है, वहाँ पर अलग ट्रीज़ मिलेंगे। डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएंगे आपको। वेट एरिया में अलग तरीके के आपको मिल जाएंगे, जो आपकी फार्मिंग है, कल्टीवेशन है। और कुछ वेजिटेशन आपको थॉर्न एंड बुशेस, यानी कि जहाँ पर नुकीले पेड़ होते हैं, कैक्टस वगैरह होते हैं, डेजर्ट एरिया है इंडिया में, वहाँ पर मिल जाए। तो पूरा का पूरा तेज़ बारिश से लेके कम बारिश, हल्की बारिश, सूखा, हर तरीके रीजन आपको इंडिया में या फिर इन एरियाज़ में मिलेगा। तो स्पीसीज़ के कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, टीक, साल, शीशम, द्रुमस, मैंगो, नीम, सैंडलवुड, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट ये किस पर डिपेंड करती है, जोग्राफिकल कंडीशंस की। मतलब क्या हुआ, असम की बात करें तो वहाँ पर आपको टी मिल जाएगी, राइट। साउथ में भी आपको टी और कॉफ़ी मिलेगी। पंजाब में आपको क्या मिल जाएगा, राइस मिल जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश में राइस, वीट, ये सब मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल में आपको अलग चीज़, जूट मिल जाएगा। आप जहाँ पर ब्लैक सॉइल ज़्यादा है वहाँ पर आपको कॉटन मिल जाएगी, जो कि आपका महाराष्ट्र वाली साइड आ जाती है। तो इतनी सारी डाइवर्सिफाइड लोकेशंस और डाइवर्सिफाइड आपका क्लाइमेट होने की वजह से ज़्यादातर सारे तरीके कल्टीवेशन यहाँ पर हो जाते हैं। ह्यूमन एडॉप्शन, यहाँ पर लोग किस तरीके से रहते हैं। लो लैंड फर्टाइल सॉइल है, रिवर वैलीज़ हैं, वाटर सप्लाई अच्छी है। बिसाइड वीट और राइस, जो कि हमारे मेन क्रॉप्स, इनके अलावा भी कमर्शियल क्रॉप, यानी जिसका पैसे अच्छे मिलते हैं, जैसे कि जूट, कॉटन, ये भी कल्टीवेट करी जाती हैं। रिवर वैली एंड डेल्टा आर, यहाँ पर री नहीं, आर डेंसली पॉपुलेटेड, यानी रिवर वैली जहाँ पर रिवर है, डेल्टा है, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। इंडिया में कुछ प्रिमिटिव यानी पुरानी ट्राइब्स भी रहती हैं। ये कहाँ रहती हैं, उन फॉरेस्ट में रहती हैं जहाँ पर नॉर्मली लोग नहीं जाते, इनएसेसिबल फॉरेस्ट में रहती हैं। कॉम्बिनेशन है यहाँ पर हीट का और एक अच्छी रेनफॉल का समर्स में, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी रहती है। नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विच आर लेस डेंस दैन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, यानी यहाँ पे जो वेजिटेशन है, यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वो मिलेंगे आपको, पर वो कम डेंस होंगे कंपैरेटिवली टू इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो इतना आपके 9th क्लास के लास्ट यूनिट 6 में डिफाइन था, यही आपके एग्ज़ाम में आएगा। ओके, अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। जल्दी ही हिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो हड़प्पा को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।